प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन के बारे में बहुत ही डिटेल चर्चा की है। जो 3 मेथड्स हैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन निकालने के, मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और इस पर जो भी पॉज और पाउंडर में जो भी क्वेश्चन है या एग्जाम्पल में जो भी क्वेश्चन है हम लोग कर चुके हैं। बच्चों, आज कुछ हम लोग और उसके आगे के नए कंसेप्ट सीखेंगे। समझ गए? केमिस्ट्री में आज हम लोग कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। इससे संबंधित बच्चों मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। पानी में हम लोग चीनी डालते हैं तो घुल जाती है, ये तो सबका अनुभव है, हम सभी का एक्सपीरियंस है। नमक भी डालते हैं तो घुल जाता है। बालू या रेत डालेंगे तो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। ये सामान्य सा अनुभव है हम सभी के जीवन का। तो किसी सॉल्वेंट में, पानी की जगह कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट हो सकता है, किसी सॉल्वेंट में जब कोई पदार्थ घुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सॉल्युबल कहते हैं। और जो पदार्थ नहीं घुलता है उसको क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल कहते हैं। तो बच्चों, यहां इस टॉपिक में हम लोग इनसॉल्युबल सब्सटेंस की चर्चा नहीं करेंगे, सॉल्युबल सब्सटेंस की चर्चा करेंगे, जो किसी लिक्विड में क्या होते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। समझ गए बच्चों? इसी से संबंधित एक चीज और, एज यू नो, आई एम कन्हैया पांडे एंड माई चैनल इज जीवांश एजुकेशनल अकेडमी। आई हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी कम टू डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चन। बच्चों, ये शीशे का बीकर या शीशे का बर्तन घर पर भी ले सकते हो, इसको ग्लास शीशे की एक ले सकते हो। इसमें हम लोग मान लीजिए 100 ग्राम पानी ले लेते हैं। ये लगभग 100 ग्राम पानी का वॉल्यूम जानते हो कितना होता है? 100 ml लगभग होता है। तो 100 ml पानी ले लीजिए या 100 ग्राम, दोनों का मतलब एक ही है। और एक चीज और बताऊं मैं, 1 टीस्पून, एक चाय का चम्मच में चीनी भरोगे तो कितना लगभग होता है? 4 ग्राम। और एक टेबल स्पून में बड़े चम्मच में कितना होता है? लगभग 12 ग्राम चीनी आती है। तो इसी के हिसाब से 100 ग्राम पानी लेकर के आप एक घर पर भी छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। समझ गए? और उसमें चम्मच से चीनी डालिए, बड़े वाले चम्मच से डालिए, जिससे भी हो। तो देखिएगा, चीनी डालते हैं घुल जाती है। तो आखिर एक सीमा तो आएगी ना कि चीनी डालने पर और नहीं घुलेगी। यहां पेंदे पर दिखाई देगा, शीशे का बर्तन है, शीशे का गिलास है तो दिखाई देगा चीनी पेंदे पर बैठ जा रही है। समझ गए बच्चों? तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड मैं डाटा बच्चों तुम लोग को कुछ बोर्ड पर दे रहा हूं। अब मान लीजिए इसमें हम लोग 200 ग्राम चीनी डाल दिए। 100 ग्राम पानी में 200 ग्राम चीनी एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। 200 ग्राम चीनी इसमें डाल दिए गए तो घुल जाएगी। 200 ग्राम के बाद डालिएगा, अधिकतम 204 तक डाल सकते हैं, लेकिन 204 ग्राम के बाद डालिएगा तो चीनी धीरे धीरे क्या होती है? घुलती नहीं, पूरा पेंदे पर बैठने लगती है। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि 100 ग्राम पानी में हम लोग 204 ग्राम से अधिक चीनी नहीं घोल सकते। तो यहीं पर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। बिना पानी की मात्रा बढ़ाए हुए, मान लीजिए 204 ग्राम घोल दिए, देखने लगे 200 ग्राम के बाद 200 जैसे ही
4 ग्राम तक पहुंचा, चीनी इसके बाद और अधिक डालते हैं तो बैठने लगती है। तो बिना पानी की मात्रा बढ़ाए हुए और अधिक चीनी तुमको घोलना है तो कैसे घोलोगे? यही एक छोटा सा प्रश्न है। तुम लोगों ने घर पर देखा भी होगा, अपने घरों पर देखा होगा, चीनी की जब चाशनी बनाई जाती है, कई बार तो देखे हो, लोग क्या करते हैं, कढ़ाई में पानी लेकर के या पैन में पानी लेकर के क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, चीनी की चाशनी बनाते हैं। तो वही काम यहां पर भी, अगर 100 ग्राम पानी में अधिक चीनी घोलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको हम लोग गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, तो चीनी की और अधिक मात्रा घुल जाएगी। ये क्या बतलाता है? और किसी टेम्परेचर का और चीनी की मात्रा के घुलने का संबंध, समझ गए ना? एक निश्चित सॉल्वेंट, एक निश्चित पानी की मात्रा, पानी की जगह कोई और भी लिक्विड हो सकता है, समझ गए ना? पानी तो कॉमन सॉल्वेंट है। तो टेम्परेचर का और किसी पदार्थ की मात्रा के घुलने का संबंध क्या है? एक निश्चित टेम्परेचर से संबंधित। अगर गर्म नहीं करोगे तो बस 204 ग्राम से अधिक चीनी तुम नहीं घोल सकते 100 ग्राम पानी में। इसी तरह नमक को देखा जाए तो नमक 36 ग्राम घोल सकते हो, सौ ग्राम पानी में। और तो प्रश्न उठेगा कि कितने टेम्परेचर पर? तो टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, यहां बात हो रही है रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है कॉमन। टेम्परेचर तो जानते हो हमेशा बदलने वाली चीज है, समझ गए ना? हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लगातार बदलता रहता है। जब रूम टेम्परेचर की बात, जैसे हम लोग अभी रूम में भी पढ़ रहे हैं तो रूम टेम्परेचर कहा जाता है, इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर कुछ भी हो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, समझ गए ये बात? तो बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में चीनी कितनी घुल जाएगी? लगभग अधिकतम या 200 ग्राम से 210 ग्राम के बीच तक की मात्रा होती है, समझ गए ना? इसीलिए बीच का अधिकतम 204 ग्राम मान लेते हैं हम लोग। ठीक, जब इसको हीट करेंगे, हीट करना ऑन हीटिंग, प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी, टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर कहिए या ऑन हीटिंग कहिए, दोनों एक ही बात है। तो और अधिक चीनी घोल सकते हैं। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल डाटा मैं तुम्हें यहां देख रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है, देखिएगा उससे क्या निकलता है। यहां पर यहां हम लोग सॉल्यूट ले लिए, यहां टेम्परेचर ले लिए 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। यहां ले लिए शुगर। शुगर का केमिकल फार्मूला जानते हैं ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11। इसके बाद साल्ट ले लिए हम लोग, कॉमन साल्ट जो खाने वाला साल्ट है, सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला NaCl। और बच्चों ये तो दोनों सॉलिड सॉल्यूट है, नहीं शुगर और साल्ट, तो गैसियस सॉल्यूट की भी बात कर लेते हैं, CO2 गैस।
चलिए, बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पर चीनी की मात्रा कितनी होती है? 204 ग्राम। टेम्परेचर जब 5 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देंगे आप, तो इसमें कितनी चीनी घुलती है? 220 ग्राम लगभग। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है बच्चों, थोड़ा बहुत 1-2% का अंतर इधर उधर हो सकता है रेफरेंस बुक में। 236 ग्राम। साल्ट कितना होता है? नमक 36.0 ग्राम, 36.2 ग्राम एंड 36.5 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड 0.145 ग्राम, 0.142 ग्राम and 0.125 0.123 ग्राम। 1-8% डाटा इधर उधर हो सकता है। और एक चीज बच्चों यही समझ लेते हैं, किसी सॉल्वेंट की दी गई निश्चित मात्रा में तथा निश्चित टेम्परेचर पर, समझ गया ना, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड इन ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। उस सॉल्यूट की क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। और हर पदार्थ की, एवरी सब्सटेंस हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक सॉल्युबिलिटी, मतलब सब पदार्थ की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, जैसा कि इस डाटा से देख रहे हो। तो यहीं पर सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर डिफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों हम लोग। At a given temperature, the maximum amount of a solute dissolved in the definite amount of प्रैक्टिकल पर्पस के लिए से 100 ml, मान लिया कि 100 ml या क्या हो गया, और 100 ग्राम। of a solvent is known as सॉल्युबिलिटी। किसकी? सॉल्वेंट के कि सॉल्यूट की? सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। सॉल्वेंट तो बोल रहा है उसको,
नहीं, at a given temperature the maximum amount of a solute dissolved in the definite amount of a solvent is known as the solubility of the solute. एक चीज स्पष्ट कर दूं बच्चों, मैं यहां तुम्हारा सॉल्वेंट बताया है ना कि सॉल्यूशन का मतलब केवल क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं लिक्विड में सॉलिड कोई बोलोगे तो वही सॉल्यूशन है, नहीं। एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इनटू गैसेस। गैसों का गैसों में मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा? सारे होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाते हैं। केवल एक फेज होता है, या तो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा या गैस होगा। लिक्विड का लिक्विड में होता है, लिक्विड में लिक्विड भी क्या होता है, एल्कोहल में क्या होता है, या पानी में एल्कोहल डालते हैं तो एल्कोहल घुल जाता है, मिल जाता है, मिसिबल होता है। समझ में आई बच्चों बात? तो ये ध्यान में रखिएगा, सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट आपका कुछ भी हो सकता है। सॉलिड लिक्विड गैस में सॉल्यूट भी आपका कुछ भी हो सकता है। सॉलिड लिक्विड गैस में से कोई भी हो सकता है। समझ गए ना? तो ये देखिए, तो अब इस डाटा से ये जो टेबल का डाटा दिया गया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी of solutes at different temperatures. समझ गए ना? यहां सबसे ऊपर यहां लिख लीजिएगा हेडिंग में सॉल्युबिलिटी। अब आइए बच्चों, इस टेबल के आधार पर हम लोग इस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पाते हैं? देखिए, पहले शुगर का देखिए। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। साल्ट के साथ भी यही बात है, देख रहे हैं ना? भले चीनी की तुलना में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में 204 ग्राम चीनी घुल जाती है, लेकिन नमक 36 ग्राम घुलता है। समझ गए ना? मतलब वही हर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 0.145 ग्राम। देखिए कितना है, कंपेयर कीजिए कितना अंतर है, बहुत कम है। गैसें बहुत कम घुलती है। समझ गए ना? लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, यही गैसें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी की के अलावा और कोई लिक्विड सॉल्वेंट ले लीजिए, इथेनॉल ले लीजिए, मेथनॉल ले लीजिए, एसीटोन ले लीजिए, तो उसमें पानी की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है। और किसी लिक्विड में किसी गैस की विलेयता बच्चों केवल टेम्परेचर पर ही नहीं, क्या डिपेंड करती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। इसीलिए ये CO2 के लिए केवल है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। कार्बन डाइऑक्साइड की ये सॉल्युबिलिटी है। प्रेशर का ज्यादा प्रभाव सॉलिड पर नहीं होता, पहले से सॉलिड ऑब्जेक्ट क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड पर बहुत मामूली, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड की अपेक्षा दूर दूर होते हैं और गैस के तो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण। ठीक, उसको यहाँ डिस्कस नहीं करना है। इस पर आते हैं बच्चों हम लोग इस सॉल्युबिलिटी पर। तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? ऑन ऑब्जर्विंग द गिवन टेबल वी फाइंड दैट, या हेडिंग दे लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
ऑन सॉल्युबिलिटी। The solubility of solids in a liquid solvent increases with the increase in temperature. On the other hand, देख लीजिए टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, 0.145, 125, 123 घट रही है, गोज ऑन डिक्रीजिंग। The solubility of gas in liquids goes on decreasing with increase in temperature. कोई जबरदस्ती ये बात नहीं लिखे, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है बच्चों उसके आधार पर हम लोग ये बात कर रहे हैं। नहीं ऐसे हवाई नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं। तुम्हारी एनसीईआरटी में ये दोनों बात लिखी हुई, लेकिन रीजन नहीं दिया गया है बच्चों। मैं चाहता हूं इसको पहले नोट कर लीजिए, तभी इसका रीजन भी बता देता हूं बहुत संक्षेप में। क्या रीजन है इसके पीछे, थोड़ी उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। समझ गए ना? ये डाटा भी नोट कर लीजिएगा ताकि समझने में, कंसेप्ट समझने में आसानी हो। थोड़ा बहुत बच्चों यहाँ डाटा थोड़ा सा, एक मिनट, ये थोड़ा सा 108 भी या 101 इतना भी होता है, कह रहे 1-2% का डिफरेंस हो सकता है। ये रीजन क्या है बच्चों? और टेम्परेचर और हीट में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टेम्परेचर बच्चों यह बतलाता है कि कोई चीज किस एक्सटेंट तक गर्म या ठंडी है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ गए ना? और हीट तुम्हारी एनर्जी है। हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस भी होता है। फीवर ऊपर जो है क्या होता है? फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर हीट में नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और हीट उससे निकलेगी तो टेम्परेचर कम होगा। हमेशा यही याद रखिएगा। बोथ हीट एंड टेम्परेचर आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी and they are related to each other. On heating, the temperature of the object increases. On cooling, the temperature of the object decreases. समझ में आया? इसलिए यहां बता दिए। तो बताओ रीजन क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को एनर्जी दीजिएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पढ़े हो? काइनेटिक एनर्जी तुम्हें 9th में भी पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी मतलब ये फार्मूला का डेरिवेशन फिजिक्स में पढ़िएगा। यहां लिख देते हैं किसी पार्टिकल का मास है या उसकी वेलोसिटी भी है तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे, सॉरी, अब हम किसी सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या है? तुम्हारा सॉल्वेंट है और सोल्यूट है, पानी भी है और चीनी भी है।
तो गर्म करेंगे तो दोनों को क्या होगी, हीट एनर्जी मिलेगी। तो चीनी सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो उनको अलग अलग करने में, और पानी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं सॉलिड की अपेक्षा, उतनी क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। वो किसी लिक्विड सरफेस के सीमा में आसानी से चल फिर सकते हैं। उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी पाके तेजी से मूव करते हैं, और इधर सॉलिड पार्टिकल्स को जो हीट एनर्जी मिलती है उनको अलग अलग तोड़ने में खर्च होती है। तो इस प्रकार डिसोल्यूशन की प्रोसेस क्या होती है, चीनी के पानी में घोलने की प्रक्रिया क्या होती है, तेज हो जाती है जैसे जैसे हम उसको गर्म करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है। समझ में आया। उसी तरह से गैसों के साथ क्या होता है, देखिए ठीक उल्टा रिलेशन है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज डिक्रीजिंग। होता क्या है कि उसी तरह सॉलिड लिक्विड गैस में पढ़े हो, गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स सबसे कम जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे तुलना में कम, गैसों में सबसे कम। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसीलिए किसी बर्तन में रखते हैं, ढक्कन हटाइएगा तो एस्केप कर जाती हैं गैसेस, ठीक ना। तो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत तेजी से लिक्विड को छोड़ करके जाने लगते हैं। तो लिक्विड में गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने पर घट जाएगी। समझ में आया बच्चों। तो जो कुछ हमें रीजन नहीं दिया तुम्हारी एनसीईआरटी में, लेकिन जानना जरूरी है, थोड़ा सा शॉर्ट में जानना जरूरी था, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। आइए बच्चों इसका रीजन लिख लेते हैं हम लोग, यहीं पर नोट कर लीजिए। रीजन फॉर सॉलिड solutes in a liquid on heating, that is with increase in temperature, the molecules of liquid solvent मान लीजिए यहां पर क्या लिए हम, वाटर, वाटर की जगह कुछ और हो सकता है, बताया ना, इथेनॉल मिथेनॉल कुछ भी हो सकता है। of liquid solvent on getting kinetic energy the molecules of liquid solvents move faster as their kinetic energy increases. Energy increases. Thus, they separate. सॉलिड पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो केवल वाइब्रेट कर रहे हैं। Thus they separate and dissolve
more solid particles. So the solubility of solids in liquid increases with increase in temperature. बच्चों इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड पर जगह नहीं है। फॉर लिक्विड, सॉलिड तक हो गया, फॉर गैसियस सॉल्यूट्स यहीं पर नोट कर देते हैं इसको भी। फॉर गैसियस सॉल्यूट्स in a liquid, on heating that is with increase in temperature the kinetic energy of gas molecules increases and they leave liquid solvent readily, तेजी से, क्योंकि पहले ही गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है लिक्विड के पार्टिकल्स से। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस the amount of dissolved gaseous solutes decreases in a liquid. That is solubility of liquids, solubility of gases in a liquid solvent decreases with increase in temperature. बच्चों की समझ में आ गया, रीजन भी समझ में आ गया, ठीक ना। भले एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किया गया हो, इतना कोई कठिन तो है नहीं। आगे पढ़िएगा तो वहां पर भी काम देगा, कहीं भी काम देगा। समझ में आया? कोई बॉन्डेड तो है नहीं। देखिए 10th का पेपर किस तरह का मैथ का आ गया। तो डीपली आप किसी कंसेप्ट को नहीं समझते हो
तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर उधर घुमा के पूछ दिया जाएगा तो उसका उत्तर नहीं दे पाओगे। नोट कर लीजिए इसको। ये जो टेबल है, जो हमारा डाटा है, इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं, ध्यान से देखिए। क्या टेम्परेचर में जब चेंज होता है तो ये शुगर और साल्ट की सॉल्युबिलिटी में उतना ही परिवर्तन होता है? देखिए 5 डिग्री चेंज हुआ तो कितना हो गया, 60 ग्राम सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। इसकी केवल 0.2 ग्राम बढ़ी। यहां देखिए, यहां फिर 16 ग्राम बढ़ गई, 5 डिग्री बढ़ा तो यहां पॉइंट कितना बढ़ा, 0.3 ग्राम बढ़ा। मतलब दो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कैसे चेंज होती है? फॉर दिस सिमिलर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में समान परिवर्तन पर सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, परिवर्तन समान नहीं होता है बच्चों, नहीं हो रहा है। सामने देख रहे हो टेबल पर, समझ गए ना? चीनी की सॉल्युबिलिटी तेजी से बढ़ती है और उसकी तुलना में नमक की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत धीरे बढ़ रही है, लेकिन बहुत स्लो रेट से बढ़ रही है। यहां पर भी देखिए बहुत काफी अंतर है सॉल्युबिलिटी में। तो बच्चों अगर हम लोग ग्राफ खींचे, यहां ग्राफ ड्रा करना जानते हो, ये एक्सिस ऐसे ग्राफ खींचा जाए, यहां पर टेम्परेचर ले लिया जाए एक्स एक्सिस पर, इसमें डिग्री सेल्सियस में है, और वाई एक्सिस पर सॉल्युबिलिटी ले लिया, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर 100 ग्राम वाई एक्सिस पर, और यहां पर भी इस तरह से ले लिया जाए इक्वल स्पेस पर। यहां टेम्परेचर मान लीजिए, ले लीजिए 20, 40, 60, 80, 100 ये हो गया। यहां पर क्या हो गया, 50 ग्राम, 50, 100 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम पर 100 ग्राम, और मतलब 50 ग्राम चीनी या जो भी है साल्ट, इस तरह से कुछ ले लिया जाए और ग्राफ खींचा जाए बच्चों। तो ग्राफ कैसे होगा, देखिए 25 कहीं यहां पर होगा, यहां पर हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, कितना 204 ग्राम, 200 कहां, यहां पे कहीं होगा पॉइंट, ये 30 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया कितना है 220 पॉइंट कहीं होगा। इसे कहने का मतलब कि ऐसे कहीं ग्राफ इसका आएगा। चीनी का भी तो बढ़ रहा है लेकिन 36 से शुरू होगा, तो ऐसे किसी इस तरह का ग्राफ आएगा ना। तो इसी कर्व को बच्चों इसी कर्व को क्या कहते हैं, इसी ग्राफ को कहते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिया है और 3 क्वेश्चन भी इस पर दिए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को तुम्हें पहले ही समझाने के लिए मैंने ये बता दिया। इसी तरह के ग्राफ दिए गए हैं और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बड़ी आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा अगर ये कंसेप्ट ठीक से ध्यान से समझे होंगे तब। इस कर्व को क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। ए ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर वर्सेस सॉल्युबिलिटी
taking temperature at x-axis and solubility at y-axis, the graph obtained is known as solubility curve. समझ गए बच्चों? यहां नोट कर लीजिए, तब बुक से ही हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी कर्व क्या है? टेम्परेचर वर्सेज टेम्परेचर वर्सेस solubility graph is known as solubility curve. ऐसे भी कर सकते हैं, a graph between temperature and solubility, taking temperature at x-axis and solubility at y-axis is known as solubility curve. ऐसे भी कर सकते हो। A graph between temperature and solubility taking temperature at x-axis and solubility at y-axis is known as solubility curve. समझ गए तो अपनी लैंग्वेज में किसी तरह कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारी बुक में एक कंपाउंड ए कह दिया गया, मान लो यहाँ साल्ट, समझ लो साल्ट को कंपाउंड ए मान लिया गया, शुगर को कंपाउंड बी मान लिया गया। इस तरह पानी में करके एक ही ग्राफ पर वो कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी का ग्राफ दिया गया है तुम्हारी बुक में, और उस पर 3 क्वेश्चंस हैं। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये समझ गए तो आराम से कर लोगे, ठीक ना। तो आइए बच्चों उस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। बच्चों तुम्हारी बुक में ये सॉल्युबिलिटी कर्व दिया गया है दो कंपाउंड का, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी का, बताया ना पहले। जैसे इसमें कंपाउंड ए क्या हो गया, साल्ट था, कंपाउंड बी को शुगर मान ले, वैसे ही कोई भी दो सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ कंपाउंड ए एंड बी इन वाटर दिया गया है। देखिए टेम्परेचर लिया गया है, एक यूनिट जो है 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर, कितना है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 एंड सो ऑन, इस तरह 80 डिग्री सेल्सियस तक है। और ये सॉल्युबिलिटी ग्राम पर 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100, ये एंड सो ऑन डाटा की देख रहे हैं बुक में दिया गया है। तो बच्चों अभी पूछ रहा है ऑब्जर्व फिगर 5.6 एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज ब्रैकेट में लेस देन, मोर देन, सिमिलर टू इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। बच्चों नहीं भी इस ग्राफ को देखोगे तब भी क्या है, हम जानते हैं कि किसी सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 60 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी से कम होगी। देख लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस से सॉल्युबिलिटी से कम है, 204 ग्राम है, 220 ग्राम है। इसमें भी लिख लेते हैं, डाटा देख लीजिए कितना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 देखिए इस ग्राफ में सॉल्युबिलिटी
कंपाउंड ए की बात हो रही है, कंपाउंड ए की सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। ग्राफ से कैसे पता कीजिएगा? कंपाउंड ए की देखिए 20 डिग्री ये है, तो ये ग्राफ यहां से चलिए इस पर वाई एक्सिस के पैरेलल, तो इस ग्राफ को कंपाउंड ए के सॉल्युबिलिटी कर्व को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहां से पैरेलल एक्स एक्सिस के देखिए पॉइंट वाई को कहा 50 से थोड़ा सा नीचे काट रहा है। मान लीजिए 2 स्मॉल स्क्वायर नीचे है, तो 0 से 50 10 स्मॉल स्क्वायर क्या है? एक यूनिट 50 ग्राम है, तो 2 स्मॉल स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 10। मतलब यहां पर 50 है, वहां से 2 स्मॉल स्क्वायर नीचे, मतलब 10 ग्राम कम, तो 40 ग्राम हो गया। लगभग कितना हो गया बच्चों? 40 ग्राम पर 100 ग्राम। ठीक, उसी तरह 60 डिग्री सेल्सियस पर देखिए, यहां 60 डिग्री सेल्सियस पर 60 डिग्री, ठीक ये इस लाइन पर ग्रीन वाली पर चलिए यहां पे, तो ये ग्राफ जो है ये कहां काट रहा है? इस पॉइंट को जो 50 ग्राम को इंडिकेट करता है, इससे थोड़ा सा करीब 1 स्मॉल स्क्वायर ऊपर है। तो 1 स्मॉल स्क्वायर क्या है इसमें? इस दिए गए डाटा के हिसाब से 5 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा? ये पॉइंट तो 50 है, ये वाला इससे 1 स्मॉल स्क्वायर थोड़ा ऊपर है, तो मतलब कितना हो जाएगा? 55 ग्राम पर 100 ग्राम। समझ गए बच्चों? तो क्या हो जाएगा? इस तरह भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जो सॉल्युबिलिटी है वो 60 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी? कम होगी। तो यहां पर क्या भर दिया जाएगा? यहां पे लेस देन। ठीक सिमिलर क्वेश्चन 2 में है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस कितनी है? कंपाउंड बी का ग्राफ यहां पर है, 20 डिग्री ये ग्राफ को कहां काट रहा है? इस पॉइंट पर। ठीक है, पॉइंट इसके पैरेलल यहां चलिए, यहां पर वाई एक्सिस पर कहां जाके मिलेगा? 200 ग्राम वाले पॉइंट को टच कर रहा है, तो एट 20 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? 200 ग्राम हो जाएगा। कंपाउंड बी solubility at 20 डिग्री सेल्सियस कितना है? 200 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। केवल 200 इतना भी लिख सकते थे, पर 100 ग्राम वाटर तो दिया है, 100 ग्राम पानी में सॉल्युबिलिटी निकाली गई है। सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री पर देखिए, ठीक देखिए 60 डिग्री पर, ये इस हरी लाइन पर ग्रीन लाइन पर चलिए, यहां पर कंपाउंड बी के ग्राफ को यहां पर ठीक काट रहा है, और यहां पर देखिए एक डॉटेड लाइन खींची गई है और यहां पर वैल्यू दी गई है 287 ग्राम। तो 60 डिग्री सेल्सियस पर कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? 287 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें भी क्या हो जाएगा? दी सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 इज लेस देन, इसमें भी क्या हो जाएगा? इज लेस देन। समझ में आया बच्चों? बहुत आसान है। अब तीसरा देखिए, और तीसरे का आंसर देने के लिए क्या है, केवल ये जो डाटा है इसको भी देख लीजिएगा तो बस समझ में आ जाएगा। करेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ब्लैंक है इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ। अब इसमें पहले ही बच्चों एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए कितने का टेम्परेचर डिफरेंस है। इन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस
कितना हो गया, इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में होता है, तो डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी कंपाउंड ए, कंपाउंड ए की सॉल्युबिलिटी में कितना, उसकी सॉल्युबिलिटी में अंतर हो जाएगा 50 ग्राम माइनस 40 ग्राम, 15 ग्राम का डिफरेंस हो रहा है। और कंपाउंड बी के सॉल्युबिलिटी में कितने का है, 287 ग्राम माइनस 200 ग्राम, 87 ग्राम का हो रहा है बच्चों। इन द सेम टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए फॉर द डिफरेंस इन टेम्परेचर, सेम डिफरेंस ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन दोनों की सॉल्युबिलिटी के में कितना परिवर्तन हो रहा है, कंपाउंड ए की सॉल्युबिलिटी में 15 ग्राम और कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी में कितना हो रहा है, 87 ग्राम हो रहा है। तो क्या भरेंगे बच्चों, किसकी सॉल्युबिलिटी में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी में हो रहा है। समझ गए बच्चों। तो यहां पर थर्ड में क्या फिलअप कर दीजिएगा, बस फिल यहां करना है, बस इतना ही कीजिएगा। थर्ड में 2 है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ, यहां पर क्या भरेंगे हम लोग, कंपाउंड बी, कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, यहां लिखेंगे कंपाउंड बी, और इसके बाद यहां पर जो है क्या लिखेंगे, कंपाउंड ए। समझ में आया बच्चों। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ कंपाउंड ए। समझ गए, विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, विद एन, इस क्वेश्चन में कहना चाहिए एनसीईआरटी को, विद एन इंक्रीज इन सेम डिग्री ऑफ टेम्परेचर। चलिए, विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर वो भी सही है। समझ में आ गया बच्चों, सॉल्युबिलिटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे और डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।